भारत राइजिंग के ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वोटिंग पैटर्न के ऊपर कि वोटिंग देते वक्त या वोट देते वक्त हर इंडियन का माइंडसेट क्या होता है। पहले इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 90s तक ये कैसा रहा है और आज क्या इसमें कोई बदलाव है। इस वोटिंग पैटर्न से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है, जैसे स्टेट इलेक्शंस या फिर लोकसभा इलेक्शंस, और वैसे भी लोकसभा इलेक्शंस जस्ट आने ही वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे एक्सपर्ट सत्यम हमारे साथ में है, जो हमें बताएंगे कि एक इंडियन माइंडसेट पहले कैसा था और क्या शायद इसमें कोई चेंजेस आए हैं। हम इन एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी माइंडसेट की वजह से एक सरकार चुनी जाती है और यही सरकार देश में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहुत सारी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर आती है। तो इसीलिए ये टॉपिक आपकी और मेरी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं। सत्यम नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं आप? नमस्ते रविश। नमस्ते रविश, जैसे आज का हमारा विषय है कि इलेक्शन में जनरल मैक्रो ट्रेंड्स क्या रहे हैं आफ्टर 1947 टिल नाउ। तो इसमें हमको समझने की ज़रूरत है कि इनिशियल पीरियड में आप देखेंगे तो टिल 1964 कंटिन्यू नेहरू की गवर्नमेंट है और उनको हर इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स मिल रही है एक ही पार्टी को, यहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं दिख रही है। उसके बाद ब्रीफ पीरियड के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी मेजॉरिटी सीट्स थी। फिर उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर वो भी मेजॉरिटी सीट से विन हुई। उसके बाद 1975 में वो इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे जनता के मन में बहुत ये जो सप्रेशन हुआ है इमरजेंसी के, उसके खिलाफ भावना होती है। तो 1977 इलेक्शन में जनता को इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वोट करना था, तो अगेंस्ट जो भी खड़ा था उसका जितना ऑलमोस्ट तय था, क्योंकि लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को वापस लाने में। राइट। तो उनको नहीं पता था कि अगर इंदिरा गांधी जाएंगी तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पर उनके मन में था कि इस सरकार को हटाना है। आप बताएंगे 1975 की जो 1975 वाज द ईयर, राइट? इमरजेंसी में ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि इमरजेंसी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत भारतीयों को है भी नहीं। सो इमरजेंसी एक्ट ऐसा है कि अगर ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाते हैं तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल हो जाते हैं। तो आप कुछ भी स्पीच करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है और इसमें ये नॉन बेलेबल है, आपको जेल में डाल देंगे और कोर्ट में केस महीनों बाद, सालों बाद आएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पावर है उस सेक्शन के अंडर। पर ये इमरजेंसी सेक्शन इसलिए है कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तब ये पावर एक्सरसाइज करना होता है गवर्नमेंट को। पर उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने किया और उसके वजह 1977 में उनके अगेंस्ट वोटर्स ने वोट डाला। तो जो अपोजिशन था उन्होंने क्या किया, उन सारी पार्टियां मर्ज हो गई। तो उन्होंने कॉलिशन नहीं बनाया, सारी पार्टियां मर्ज हो के एक ही पार्टी बन गई, जनता पार्टी, और वो पार्टी जीत गई पूर्ण बहुमत से। तो फिर उनके जब वो जीत गई तो उनकी सरकार बनी। उसके बाद लगभग 1 साल ही उनकी सरकार रही, वीपी सिंह की। उसके बाद फिर 1 साल के बाद ही वो सरकार चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो जनता दल होता है उसमें कांग्रेस स्प्लिट कर दिए, उसमें एक फैक्शन जनता दल सेक्युलर बनता है जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट सपोर्ट देती है। और उसके बाद फिर वो सरकार से सपोर्ट कांग्रेस पुल कर लेती है। उसके बाद फिर री इलेक्शन होता है। अब देखिए ये होता है 77 में। उसके बाद री इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी वापस फुल मेजॉरिटी से आ जाती, क्योंकि पहले देखिए कंटिन्यू कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बहुमत से बन रहा है, फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ वोटिंग हुआ, पर जो गवर्नमेंट आई उन्होंने लोगों का लाइफ आसान करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज पे फोकस करने के बजाय इंदिरा गांधी को जेल में डालना अपना फोकस रखा। तो जैसे इंदिरा गांधी जेल में जाती है फिर पब्लिक सिंपैथी उनको मिलने शुरू हो जाती है। तो फिर वो वापस से री इलेक्ट हो जाती है 1980 के इलेक्शन में। 1980 में फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है। फिर 84 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 84 में फिर जो इलेक्शन होते हैं उसमें राजीव गांधी फुल मेजॉरिटी से आती है। आज तक इतनी सीट किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मिली,
वो प्योरली सिंपैथी वोट था, उनको 414 सीट्स मिली थी। ये वो वक्त था जब आई थिंक गोल्डन टेम्पल में यस, हरमंदिर साहिब में जो हुआ था तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद की बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के पीरियड में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के सिंपैथी में कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा वोट मिलता है, तो ऑलमोस्ट अभी तक का ये रिकॉर्ड है 414 सीट फॉर अ सिंगल पार्टी। अब देखिए 84 से 89 तक राजीव गांधी की गवर्नमेंट रहती है, पर इस पीरियड में अगेन बोफोर्स घोटाला, शाहबानो केस, टेम्पल के लॉक खोलना, तो दोनों तरफ सभी तरफ राजीव गांधी खेल रहे हैं। फिर श्रीलंका में राजीव गांधी का इंटरवेंशन। इसके बाद जब चुनाव होते हैं 89 में, तो यहाँ पे 414 सीट थी कांग्रेस की, वो घट के 197 हो जाती है। तो 84 में तो उनको सिंपैथी वोट मिला, 89 में उनके जो खुद के परफॉर्मेंस के बेस पे वो चुनाव में गए, उसमें उनको बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ पे 197 मिला है, और सेकंड हाईएस्ट जनता पार्टी 143 थी। तो सेकंड हाईएस्ट वालों ने कॉलिशन गवर्नमेंट बना 89 में वीपी सिंह ने। फिर वीपी सिंह के टाइम पे कमंडल पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स कहते, तो उन्होंने ये अदर बैकवर्ड कास्ट का सर्वे कराया, तो वहाँ से ये, इसके पहले सिर्फ SC/ST रिजर्वेशन होता था, फिर OBC रिजर्वेशन मंडल कमीशन के बाद आया। अभी देखिए इसमें क्या है, वीपी सिंह के भी अगेन कांग्रेस ने जो 77 के बाद गेम खेला था वो यहाँ भी खेला। तो वीपी सिंह को हटा के एक साल बाद ही चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते कांग्रेस के सपोर्ट से, और फिर चंद्रशेखर को हटा के फिर वापस कांग्रेस अपना सपोर्ट खींच लेती है, फिर गवर्नमेंट जाती है री इलेक्शन। तो अब 89 के बाद से जो पीरियड है टिल 2014 मोदी, आप ये देखिए बहुत लंबा पीरियड है। 10 साल इस सेंचुरी के, 14 साल, और पिछले सेंचुरी के 10 साल, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक कंटिन्यू मिली जुली सरकार है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक का माइंडसेट समझना है। इसके पहले आप देखिए कि पब्लिक एक पार्टी को वोट दे रही है जो मोस्टली गांधी फैमिली ही है, और वो फैमिली से या उस सरकार से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है उसको डिलीवर करे, इकोनॉमी को बेटर बनाए। उसके बाद से पब्लिक कोई डिसिसिव मैंडेट नहीं दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा कोई चेहरा नहीं मिल रहा है जिसपे वो पूरा ट्रस्ट करके पूरा वोट दे। तो यहाँ पे हर जगह कंटिन्यूअस फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। तो इसके बाद जब 91 में PV नरसिम्हा राव बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, यहाँ भी मिली जुली सरकार है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, बट इनके सीट 200 से ज़्यादा थे, 240 समथिंग। तो यहाँ पे तो भी बेटर मैंडेट था। तो ये गवर्नमेंट के बाद जब री इलेक्शन आता है, उसके बाद फिर अटल बिहारी की गवर्नमेंट बनती है सिर्फ 13 दिन के लिए। इसके बाद फिर उनका वो फेमस स्पीच है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। तो कुछ एक सीट की वजह से उनका जो है वो सरकार गिर जाती है, नहीं, वो 99 में होता अच्छा है। तो मतलब जो सेकंड बार वो हाँ, बनते तो ऐसे टोटल 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं अटल बिहारी। तो उनकी 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार और 5 साल की सरकार, ऐसे 3 टेन्योर रहे। तो इसमें देखिए कि इमरजेंसी फिल्म में से लोगों को सीख मिलेगा, इंडियन पॉलिटिशियंस को, कि पॉलिटिक्स में क्या नहीं करना है, लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या नहीं करना है। तो ये आपने हमें बताया 1989 तक क्या हुआ था और इंडिपेंडेंस से लेके अब तक क्या हुआ था। लेकिन 1989 के बाद लिबरलाइजेशन आया, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई 1991 में। 1991 के बाद से लेकर जब आप ये इंसिडेंसेस बता रहे हैं, जब देवेगौड़ा, फिर IK गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब प्राइम मिनिस्टर्स कुछ कुछ वक्त के लिए बने। तो ये पहले हमको बताइए कि ये इंडिया कुछ वक्त के पाकिस्तान कैसे बन गया, मतलब ये क्या चल रहा था? क्योंकि पाकिस्तान में तो सरकार कभी फिक्स रही नहीं है, 5 साल का टर्म किसी सरकार ने कंप्लीट किया नहीं, सरकारें गिरती रही हैं। तो ये वक्त क्या था, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और क्यों ये इंडियन वोटर्स को इम्पैक्ट कर गया? सो अगर ऐसा आप कहे तो जो ब्रीफ पीरियड है 96 में जो 13 दिन की सरकार थी अटल बिहारी जी की, उसके बाद में लगभग 1 साल की HD देवेगौड़ा की सरकार और 1 साल IK गुजराल की सरकार।
ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम था, जो मतलब बिल्कुल ही डिसिसिव कोई प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं, इसलिए वो कोई डिसीजन लॉन्ग टर्म के ले ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ही नहीं पता था कि वो कितने दिन प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन चाहिए या इकोनॉमिक ग्रोथ की कंटिन्यूएशन चाहिए, तो हमें चाहिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, और स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं आ रही थी। राइट, तो अभी ये जो ब्रीफ पीरियड था 96 से 98, ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। और इसके बाद फिर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगेन माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है, मिली जुली सरकार, और ये चलती है, ये पूरे 5 साल कंप्लीट कर दिए। इसके बाद देखिए फिर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में बनती है। यहाँ पे कांग्रेस को 143 सीट मिले और अटल बिहारी को 138 सीट मिले। तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही है कि सिर्फ 7 सीट अटल बिहारी वाजपेयी को कम थी। अगर वो होती तो शायद इनका कोalition को फर्स्ट चांस मिलता मेजॉरिटी प्रूव करने का। तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट कंटिन्यूड है, पर इसके साथ में क्या हो रहा है, देखिए 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो चुका है। तो उस टाइम पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस डिकेड में, वो जो वोटिंग जनरेशन आएगा वो 2010 के बाद का जो भी जनरेशन है, मतलब अब का वक्त, अब ये जो लास्ट डेकेड गया तब का, तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है और पिछले जनरेशन्स की सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। Correct. जो पिछला जनरेशन है उन्होंने देखा है कि वो राशन के लाइन में खड़े रहते थे, पेंसिल लेना है तो नटराज कैम लेनी है, चप्पल लेने तो बाटा पैरागॉन ही है, जो फ़ोन लेना है तो फ़ोन के कनेक्शन के लिए 6-6 महीने 1-1 साल लाइन लगाना पड़ता था लैंडलाइन आने के लिए, स्कूटर लेने के लिए 6 महीने की वेटिंग पीरियड, 1 साल की वेटिंग पीरियड थी। अगर कार लेना है तो 2 ही ऑप्शंस थे कार में, या फिर मारुति 800 आई तो लोगों को लगा अरे कुछ नया आ गया, एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी के अलावा। फिर मारुति 1000 लॉन्च हुई तो लोगों को लगा अरे बहुत बड़ी सेडान आ गई। तो वो एक इकोनॉमिक सोशल रियलिटी है जहाँ पे आपको राशन लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद दूसरी सोशो इकोनॉमिक रियलिटी की हर जगह आपको ऑप्शंस मिलने लगे, और इसके वजह क्या हो गया, एस्पिरेशन बढ़ गए, टीवी मीडिया आ गया, इसमें सिर्फ 2 ही चैनल नहीं थे, बहुत सारे चैनल है, आप दुनिया भर में क्या चीज़ें हो रही है वो आपको पता चल रहा है, इंटरनेट जनरेशन आ गया। तो अब लोगों के एस्पिरेशन एम्बिशंस बढ़ चुके हैं। तो पहले सरकारें जो भी डिलीवरी दे रही थी या हर साल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रोड्स, कॉलेजेस कंप्लीट कर रही थी, अब लोगों को उससे दुगुना चाहिए। तो भले अगर आप देखें अभी मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई है उनके जो भी रोड्स किलोमीटर में बनाए हैं, या रेलवे में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, या नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ये ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में हुआ है जो पिछले 70 सालों में हुआ है। तो जो काम 70 साल में हुआ है, सेम वॉल्यूम का काम अगले 10 साल में हुआ है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये वी आर 7 times फास्टर इन द नेक्स्ट 10 years देन वी वर बिफोर द मोदी गवर्नमेंट इन 2014। तो फिर भी आप देखिए कि पब्लिक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, पब्लिक बोल रही है कि दिल मांगे मोर, उम्मीद से दुगुना चाहिए। करेक्ट। मैंने कहीं पे एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था कि कांग्रेस के वक्त कुछ 7 या 10 किलोमीटर का एवरेज रोड बनता था कुछ इंडिया में, और आई थिंक अभी कुछ 40-50 किलोमीटर्स अ डे बन गया है एवरेज। सो आई थिंक ये दिखाता है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। बहुत लास्ट अगर हम 10 सालों में देखेंगे तो भारत के कितने ही शहर हैं जहाँ पर मेट्रो सर्विस स्टार्ट हो गई है, इंक्लूडिंग सिटीज़ लाइक पुणे, नागपुर, मुंबई, बैंगलोर, और काफ़ी सारे शहरों में मेट्रो स्टार्ट हो गई है। जैसे आपने एयरपोर्ट्स के बारे में बताया, पोर्ट्स के बारे में बताया, अपना डिफेंस जो सेक्टर है उसका ग्रोथ हुआ है। तो आई थिंक अभी लोगों का जो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है और लोगों का एक्सपेक्टेशन पहले की गवर्नमेंट से था, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। एम आई राइट? यस। तो इसमें देखिए कि ये जो पब्लिक का एस्पिरेशंस है वो इतना हाई है कि वो एक प्रेशर के जैसे वर्क करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। तो इन अ वे आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बनाया। ये कैसे पॉसिबल है? कांग्रेस, हाउ कैन समबडी फ्रॉम कांग्रेस मेक
अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी लाइक बीजेपी? ये कैसे पॉसिबल है? सो देखिए, अगर 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं होता, लोगों को अपने लाइफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में ऑप्शंस नहीं मिलते, टीवी मीडिया ओपन अप नहीं होता, और बाहर के देशों में सेम उसी टाइम पे क्या चल रहा है ये लोग अगर नहीं देख पाते, ज़्यादा लोग विदेश यात्रा नहीं कर पाते, तो लोगों के एम्बिशन एस्पिरेशन नहीं बढ़ते। और जब वो एम्बिशन बढ़े, और फिर मोदी ने 2014 में प्रॉमिस किया कि भाई आपकी जो इच्छा आकांक्षा है उसकी पूर्ति मैं करूँगा, और उसके लिए आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की या हमारी? उसके लिए उन्होंने जो गुजरात में काम किया तो उसको उन्होंने एज अ रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि ये हम विकास की राजनीति करना है। तो अगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं होता तो विकास की राजनीति भी नहीं होती। तो विकास की राजनीति के मॉडल का बेस ही पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के वक्त जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब है जहाँ पे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जो पहले सिर्फ भारत की कंपनीज तक ही लिमिटेड था, अभी एक प्लेग्राउंड बन गया जहाँ पे आओ, इन्वेस्ट करो, आप भी ग्रो करो और भारत के ग्रोथ में भी अपना योगदान दो। राइट। लेकिन पहले ये था कि भारत की कंपनी को भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सिर्फ सेलेक्ट लोग जिनको लाइसेंस परमिट मिला है वो लोग ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर सकते। सो न्यू प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया था। मतलब ये तो इस एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि एक ही टाइप के लोग, बहुत पैसे वाले लोग ही बहुत पैसे वाले बन रहे हैं, और जो जिनके पास जेन्युइनली कोई स्टार्टअप है, कोई आइडिया है। क्योंकि हमने लास्ट 15 से 20 सालों में देखा है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अचानक से ग्रो हुए हैं एंड दे हैव सीन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ। जैसे अडानी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अंबानीज हैव बीन ग्रोइंग फॉर मैनी ईयर्स, बट जिस तरह से लास्ट 15-20 ईयर्स में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, आई थिंक ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे टू शेयर कि कैसे भारत के उद्योगों ने ज़बरदस्त डाइवर्सिफिकेशन देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी आप देखेंगे कि बिफोर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेजर सेक्टर में सेलेक्ट बिजनेस हाउसेस थे, और मेजॉरिटी सेक्टर्स में गवर्नमेंट खुद ही बिजनेस कर रही थी, और गवर्नमेंट बहुत इनएफिशिएंट थी अपने बिजनेस में, तो कोई प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी नहीं थी बिल्कुल। तो इसको कंक्लूड करते हैं बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति यंगस्टर 19, 20, 21, 22 साल का, एक मैच्योर अडल्ट 35-40 ईयर्स का, और एक सीनियर पर्सन 55-60 ईयर ओल्ड, आज से 50 साल पहले इन 3 कैटेगरीज जो मैंने अभी आपको बताया, और आज 70 साल पहले और आज, क्या फ़र्क हुआ है वोटिंग पैटर्न्स में? तो देखिए, अभी 2-3 चीज़ें एक साथ प्ले कर रही है। एक, लोगों को अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए, जो पहले भी था कि अगर हम आपको चुन रहे हैं तो आपको हमारे इकोनॉमिक वेलबींग का ख्याल रखना है। दूसरा, लोगों के एस्पिरेशंस में लेकिन बहुत फ़र्क है। तो पहले ऐसा था कि हमारा जो कंपैरिजन था वो हम पड़ोसी देशों से करते थे, या जो भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ पाते उससे करते थे। इंडिया के लोग कभी ये एस्पायर नहीं करते थे कि हमारा लाइफस्टाइल में या डे टू डे लाइफ में यूएस में या यूरोप में जो हो रियलिटीज़ है उसके साथ होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन पहले नहीं था। पर जब से न्यू मीडिया आया है और ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, जॉब ऑप्शंस, तो अब फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रैवल भी इजीली हो रहा है, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि अगर मैं ऑफिस पहुंचने के लिए रोज़ मुझे 2 घंटा ट्रैवल कर रहा है तो वो 1 घंटा कैसे हो, वो ऑफिस का ट्रैवल टाइम कम कैसे हो, मेरे सिटी में एमिनिटीज़ बेटर कैसे हो, पोल्यूशन कम कैसे हो, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो। तो लोगों की एस्पिरेशन बढ़ गई है, प्लस अकाउंटेबिलिटी और भी बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह। तो पहले जो चीज़ अगर कोई नहीं कहता था या न्यूज़ में नहीं आता था तो शायद इग्नोर हो जाती थी, पर अब कोई ना कोई आपकी गलतियों को सोशल मीडिया पे ज़रूर निकालेगा। तो गवर्नमेंट को अब पब्लिक ज़्यादा अकाउंटेबल कर रही है, और पब्लिक के एस्पिरेशंस भी बढ़ गए, और पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की और इंडिविजुअल की दोनों की बढ़े। और आई थिंक जैसे आपने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया, आई थिंक अभी ऐसा वक्त आ गया है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जनरल पब्लिक आपकी और मेरी तरह गवर्नमेंट को आसानी से स्क्रूटिनाइज कर सकती है।
चाहे वो लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, गवर्नमेंट में हो, लोगों के पास आज उस लेवल का एजुकेशन है जहाँ पर वो स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, ये सब एविडेंस, ये सब इंटरनेट के थ्रू या फिर सोर्सेज के थ्रू, रिलायबल सोर्सेज के थ्रू निकाल सकते हैं। उन्हें पता चल गया है आज कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता हूँ तो मैं क्या बदलाव देख रहा हूँ। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 5 साल में वो गवर्नमेंट गिर जाती है, बदल जाती है। देखिए, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे 2014 में बीजेपी एक एजेंडा के साथ आई थी और उन्होंने वो फुलफिल किया, तभी जाके 2019 में लोगों ने उनके ऊपर फिर से विश्वास जताया। और अभी 2023 में 2024 में हम देखेंगे कि झुकाव या फिर अभी जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं वो भी बीजेपी की तरफ है। तो आई थिंक इसका मेजर रीज़न ये है कि क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे गवर्नमेंट खरी उतर रही है। राइट। तो अभी ऐसा है कि समझो कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि चलो अगर नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते ये काम तो कौन कर सकता है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि अरे यार, अभी तो कोई है नहीं दूसरा जो इतना अच्छा काम कर सके, तो मेरे को जो काम करवाने में इनके थ्रू ही करवाऊँगा। तो अगर किसी को नरेंद्र मोदी से कम्पीट करना है तो उसको अपने जो इकोनॉमिक डिलीवरी है उसमें अच्छा काम करना होगा, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी में करना होगा अच्छा काम, ताकि पब्लिक को उसमें ट्रस्ट बिल्ड हो। तो आज का पॉडकास्ट कंक्लूड करने के लिए अगर आपको इंडियन माइंडसेट या फिर इंडियन वोटिंग माइंडसेट के ऊपर अगर आपको कुछ कहना है तो यू कैन प्लीज। तो गवर्नमेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए कि अगर पब्लिक के जो एस्पिरेशन एम्बिशंस है वो बहुत हाई है, तो अगर वो पुरानी रफ्तार से स्लो काम करेंगे तो जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनको जनता के एम्बिशन के लेवल पे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जाना होगा। ओके, थैंक यू सत्यम। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। वोटिंग माइंडसेट के ऊपर जो आपने फैक्ट्स रखे हैं, जो आपने आपका पूरा नॉलेज शेयर किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी ये अच्छा लगेगा। तो आज का हमारे पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडियन वोटिंग माइंडसेट 2024 इलेक्शंस का, लोकसभा इलेक्शंस का क्या होने वाला है। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ इस हफ्ते का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्ते एंड जय हिंद।